हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का जो यहाँ पेपर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस रहेंगे। तो इसको जो है बहुत ही समझ और समझदारी से आपको करना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है आसन को पहचानिए। आपके समक्ष एक आसन दिया गया है, इस आसन को आपको पहचानना है कि ये आसन किस प्रकार की है। जो आपके समक्ष चित्र में दिख रहा है इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि ये आसन कौन सा है। Identify the आसन। You know that identify the आसन on your screen. See the picture and identify the आसन here। पहला बता रहा है कि ये क्या पवन मुक्त आसन है। दूसरा कह रहा है ख पाठ इसमें ये सुखासन है या ग चक्र आसन है या घ गौमुख आसन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही आसानी से जो है इसका आसन का पता लग गया होगा। देखिए ये आसन देखा जाए तो यहाँ पर गौमुख आसन को दर्शाया गया है, यानी आंसर यहाँ पर घ है, जिसको डी रूप में भी देख सकती हो, गौमुख आसन। और ये आसन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, शारीरिक जो है हर तरह के प्रॉब्लमों को दूर करता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है गौमुख आसन, जो कि आपके चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को डैश भी कहा जाता है। प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को डैश भी कहा जाता है। मीन रिएक्टिव एग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। रिएक्टिव एग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। क्या उसे हम बाध्य आक्रामकता कहते हैं या बी शत्रुपूर्ण आक्रामकता या सी मुखर आक्रामकता या डी दोनों, ए और बी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है कि प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को डैश भी कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर साफ है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को हम जो है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता कहते हैं। यानी देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बी है, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। यानी आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की डैश दिशा में कार्य करता है। आप घर्षण बल से भली भांति परिचित ही होंगे। घर्षण बल जो हमें चलने योग्य बनाती है, और घर्षण नहीं रहेगी तो हम नहीं चल पाएंगे। और आप जितने भी गाड़ी मोटर चलाते हो कहीं ना कहीं घर्षण बल के कारण ही जो है रोड में और जो टायर के पहिए में जो है ब्रेक लग पाती है। तो वहाँ पर घर्षण बल कार्य करती है। जहाँ पर घर्षण बल नहीं रहती है वहाँ पर जो है गाड़ी चलाना या आपको चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर्षण बल के कारण ही जो है ये चल पाती है। तो यहाँ क्वेश्चन साफ है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की डैश दिशा में कार्य करता है। यू नो दैट द क्वेश्चन हियर द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन ऑन अ डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। यू नो दैट क्वेश्चन हियर द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इज एन dash direction to the direction of the motion of on object। The question is very interesting। The option है यार, क्या ये विपरीत कार्य करेगा या बी वही रहेगा या सी नीचे की ओर या डी विकर्ण की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और आंसर है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी घर्षण बल किसी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तभी तो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी घर्षण बल के हानि और लाभ, यानी घर्षण बल कैसे दोस्त है और कैसे शत्रु है। तो देखा जाए हमेशा याद रखना ये बात को कि
कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि कुछ कुंद आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू जैसे डैश। देखिए, कुछ कुंद आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू जैसे डैश। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात जानता हूँ कि बच्चे तो पूरे किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझना उनके लिए बहुत दुष्कर्म कार्य होती है। कहते हैं क्वेश्चन जब तक कीजिएगा नहीं तो समझ में आएगा नहीं। तो क्वेश्चन है द regular tear like a wound causing by the some blunt trauma is here. You know that question is very interesting. The regular tear like a wound causing by the some blunt trauma is dash. The option है A घाव, B भ्रम, C घर्षण, D चीरा। अगर आपने इसको समझा होगा तो बहुत ही आसान है। कुछ कुंद आघात के कारण होने वाली अनियमित आंसू जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पर साफ आंसर है वो घाव के कारण होते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो हमें उस समय दर्द होती है, लेकिन सबसे अधिक जो हमें प्रॉब्लम आती है वो घाव जब बन जाती है तब आती है। यानी देखा जाए तो वो काफ़ी दुखदायक होती है और वो काफ़ी आघात पहुँचाते हैं हमें। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है दावा है, यानी हम उसे अभिकथन कहते हैं के रूप में लेबल किया गया है, और दूसरा जो है कारण के रूप में यानी आर के रूप में लेबल किया गया है। और यहाँ पर अभिकथन यानी दावा ये की जाती है कि लंबी दूरी की दौड़ में प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रभावकारी होती है। लंबी दूरी की दौड़ के लिए जो है निरंतर प्रशिक्षण करना काफ़ी प्रभावकारी है, ये हमारा दावा है। और यह कारण ये कहता है कि प्रशिक्षण की निरंतर विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करती है। यानी सहन शक्ति का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आप कभी कभी दौड़ लगाते हो और हाँफने लग जाते हो, तो आप में वो सहन शक्ति नहीं होती है। लेकिन आप निरंतर प्रशिक्षण करते रहोगे, निरंतर विधि करते रहोगे, तो आपके अंदर जो है सहन शक्ति में काफ़ी सुधार होगी। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। यू नो दैट द क्वेश्चन हियर गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन विच इज द लेबल एज अ acceleration A and the other label is to the reasons R. The question here is accelerations for the improvement of performance in the long distance or running continually training is effective. And reason here, continue method of training improve the basic endurance. Which one of the following statement is correct? Not that question is very clear. For accelerations for improving our performance in the long distance running, continually training is effective. And reason here, for the improvement of performance, there are continue method of training improve the basic endurance here. तो ऑप्शन है यहाँ ए दोनों होगा, ए और आर सत्य होंगे और आर ए की सही स्पष्टीकरण करेगा। बी यही कह रहा है कि दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन आर गलत है यहाँ पर। डी कहता है कि ए गलत है लेकिन आर सच है। तो यहाँ क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालाइसिंग करते हैं, देखिए लंबी दूरी की दौड़ को प्रदर्शन में सुधार करने के लिए निरंतर परिश्रम करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सही बात भी है। और यहाँ पर कारण यही कह रहा है कि प्रशिक्षण की निरंतर विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करता है। तो चलिए ये बात भी सही है कि निरंतर प्रशिक्षण से बुनियादी सहनशीलता में सुधार होती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ए एक्सेलरेशन और रीजनिंग दोनों ही सही है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 2 में बात जो है पहली बात सही बताई गई है। अब हमें ये एनालाइज करना है कि जो कारण है क्या एक ही सही कारण बता रहा है। देखिए प्रशिक्षण की निरंतर
विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करती है। चलिए ये बात सही है। तो हम सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं एक बार। प्रशिक्षण के निरंतर जो है विधि बुनियादी सहनशीलता में सुधार करती है और लंबी दूरी के दौर में प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रभावी है। बात सही है, तो यहाँ पर ये बात भी सही करता है, यानी इसका ऑप्शन ए आपका सही होगा कि दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण यहाँ पर कर पा रहा है। तो आंसर जो होगा ए होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है आइसो और मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आइसो का मतलब क्या होता है और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसो एंड मैट्रिक। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसो एंड मैट्रिक। ऑप्शनों पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर बोलता है ए आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। बी कह रहा है आइसो का अर्थ होता है परिवर्तन और मैट्रिक का अर्थ होता है आकार। सी कहता है आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है वेग। डी कहता है आइसो का अर्थ होता है आकार और मैट्रिक का अर्थ होता है स्थिरांक। तो यहाँ पर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो किताब में हमने पढ़ा था कि आइसो का मतलब होता है स्थिरांक, ये बात तो सही है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो है इसी प्रकार को दिख रहा है मुझे। आइसो का अर्थ स्थिरांक ए ऑप्शन में भी दिख रहा है और सी में दिख रहा है। अगर आपको मैट्रिक का मतलब पता होता कि इसका अर्थ क्या होता है तो बहुत ही आसानी से आप दे सकते हो जवाब। और जैसे मैंने पढ़ा भी है कि यहाँ पर मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। देखिए लंबाई है किसी में, तो लंबाई सिर्फ ए ऑप्शन में ही है। तो इसका मतलब देखा जाए तो डी सी बी जो है सब रिजेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन व्यू भी आ जाता है क्वेश्चन तो समझना है कि आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। समझ में आया। आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि यह 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक पक्ष वास्तव में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा किस पर डिपेंडेबल होती है। 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक पक्ष यानी वास्तव में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा किस पर निर्भर करती है। यू नो दैट द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out by the each side of the heart, actually each ventricle in a 1 minute. You know that question is very clear. It is the amount of blood pumped out by the each side of the heart, actually each ventricle in a 1 minute here. ए उसे हम रक्तचाप कहेंगे या बी कार्डियक आउटपुट कहेंगे या सी रक्त की मात्रा या डी दोनों ए और बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर है इसका कार्डियक आउटपुट यानी ऑप्शन बी सही है। और बी के साथ हम जा सकते हैं कार्डियल आउटपुट जो रक्त की मात्रा को निर्धारित करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निर्धारित कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि नीचे दिए गए चित्र को पहचान करना है आपने। जो नीचे आपको चित्र दिख रही है इसमें किस तरह की जो है गतिविधियों को शो की गई है। देखिए पहला में तो ये बोल रहा है, पहले बॉल के लिए ये बात लिखी गई है विद नो आउटसाइड फोर्स और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल बी नॉट अ मूव। कोई आउटसाइड जो है इसमें कोई भी बल नहीं लग रही है, इसलिए जो स्टेशनरी ये दी गई है वो मूव नहीं कर रही है। दूसरा कहता है विल नो बी आउटसाइड फोर्स और मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी नॉट स्टॉप। कोई दूसरा चीज़ नो आउटसाइड कोई आएगा नहीं फोर्स, तो ये मूविंग वस्तु जो है रुकेगी नहीं, दौड़ रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आइडेंटिफाई द गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द गिवन बिलो on your screen there are pictures the most important here and written here first of all to show here
with no outside force a stirred area box will be not move. There is not a outside force here. And second stirred area with no outside force a moving object will be not a stop here. It means here examiner asks the question, who the law is apply on this? The option A, क्या यहाँ पर गति का पहला नियम लग रहा है, या बी गति का दूसरा नियम, या सी गति का तीसरा नियम, या डी प्रभावी का नियम। जो बच्चों ने गति के नियमों का अध्ययन किया होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों गति के नियम जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो देखा जाए इस क्रिया में गति का दूसरा नियम लग रहा है, यानी ऑप्शन बी पे आप जा सकते हो। गति का यहाँ पर दूसरा नियम जो है अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण कोई वस्तु अगर वो मूविंग अवस्था में है तो मूविंग करता रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। तो इसका मतलब गति का दूसरा नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, दूसरे नियम के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनें। आपको जो है इसमें सही उत्तर को जो है जांच करना है। सूची 1 और सूची 2 में यही बात दर्शाई गई। सूची 1 कहता है कि बहिमुखता जो उत्साह को रिप्रेजेंट करता है, कर्तव्य निष्ठा जो है जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करता है, और सहमतता जो है दयालु व्यवहार को बताता है, और मनोविक्षिप्तता भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोड 1 2 3 4 दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा क्रम जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, तो पहला क्रम कौन सी होगी, दूसरा क्रम कौन सी होगी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यू नो दैट द क्वेश्चन इज मैच अ लिस्ट 1 and 2 and select the correct answer for the coded given below here. The list 1 and list 2 here. List 1 is the first year extra versions. The list 2 is the enthusiasm. And second year consciousness and the responsible. And the third year agreeableness. That is the third is a health compassionate behavior. And neuroticism is emotional stability. You know that question is very interesting. देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखा जाए तो देखिए वही मुखता जो है उत्साह को प्रोत्साहित करता है, ये बात तो सही है और इसकी मिलान भी सही है। कर्तव्य निष्ठा जो है जिम्मेदारी को ही रिप्रेजेंट करती है, और सहमता जो है दयालु व्यवहार को, मनोविक्षिप्तता जो है भावनात्मक स्थिरता को। तो इसका मतलब देखा जाए 1 2 3 जो है सही क्रम में है, और इसका कोड भी क्रम है, और इसका जो है इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आना एक आम सी बात है, इसको समझना है, विचार करना है और अच्छे से एनालाइज करना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है।